हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इजी मेथड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था डेबिट एंड क्रेडिट का मेथड, लेकिन वो बुक का मेथड है। उसमें आपको समझने में और उसको याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, ठीक से वो याद नहीं होता। प्राय मैं देखा हूं कि 2-2, 3-3 महीना बच्चों को लग जाता है नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट समझने में। लेकिन ये मेथड बहुत इजी मेथड है। मैं पूरा उम्मीद करता हूं एक बार मन से अगर आप वीडियो देख लिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, ये सब टर्म्स आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। मैंने पहले इसने लिख लिया इसको बोर्ड पे कि जिसके चलते वीडियो लंबा ना हो, तो आप पॉज करके इसको लिख लेंगे एक बार। मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। अगर इस मेथड से देखा जाए तो अकाउंट्स को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। और जनरली अगर हम ये देखें, जो हम व्यवहार में करते हैं या हमारे भौतिक जगत में जो पाया जाता है, तो अकाउंट के नजरिए से केवल 4 भागों में उनको बांटा जाता है। अगर कोई 5वां है तो उसको अकाउंट कंसीडर नहीं करता। अकाउंट्स ये कहता है कि जो या तो इन फॉर्म ऑफ कैश हो या कैश में हो, उसी का हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर भावनाओं की बात करें, दया, प्यार, सुंदरता इत्यादि, इसका अकाउंट में कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। फर्स्ट, एसेट्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है संपत्ति। दूसरा है आपका लायबिलिटीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है दायित्व। और थर्ड है आपका एक्सपेंसेज और लॉसेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यय या हानि। और चौथा है आपका इनकम और गेन, जिसको बोलते हैं आय या लाभ। इस तरह 4 भागों में अकाउंट्स को बांटा जाता है। अब चारों भागों को देखेंगे हम अलग अलग। एसेट्स, जिसको हमने बताया था संपत्ति। संपत्ति में अगर आप देखिए तो आपके सराउंडिंग एरिया में अगल बगल जो चीजें भौतिक रूप से आपको दिख रही हैं, जिनका वैल्यू है, जिनको बेच करके हम पैसा पा सकते हैं या वो पैसे के ही फॉर्म में है। अब इनको अगर हम देखेंगे तो इसमें आएंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब, लैंड का मतलब होता है भूमि, बिल्डिंग का मतलब होता है आपका भवन। प्लांट एंड मशीनरी। डेटर्स, डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने उधार में माल बेचा है और उससे यदि आपको पैसा पाना है तो वो बोले जाते हैं डेटर्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो व्यय का हमने अग्रिम में भुगतान कर दिया। एक्सपेंसेस हु आर पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश से आप परिचित होंगे, बैंक बैलेंस से आप परिचित होंगे। इस तरह एसेट्स के अन्य उदाहरण हैं आपके मिलेंगे ज्वेलरी, फर्नीचर, फैन, टीवी, एसी इत्यादि, ये सभी आपके एसेट्स हैं। हमने बहुत डिटेल नहीं लिखा है, जिसको आप समझ लें उतने के लिए लिखा केवल। तो ये आपके एसेट्स हो गए।
अब हम आते हैं सेकेंड आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सबसे पहला लायबिलिटीज आपकी होती है कैपिटल, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी। ये कैपिटल अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो कैपिटल होता है। इसी कैपिटल से हम ये लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, ब्याज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस इत्यादि खड़ा करते हैं। तो ये पूंजी होती है। अब बात ये हमारे सामने थोड़ा सा डाउट होता है, हल्का सा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं, कि पूंजी को लायबिलिटी में यानी कि कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों कंसीडर किया जाता है। तो इतना समझिए आप कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। बिजनेस की अपनी पहचान है और बिजनेस का ओनर अलग होता है। सिंपल सा एक उदाहरण देखिए कि जैसे आप सहारा इंडिया को देखिए। अब सहारा इंडिया आज भी है और चल रहा है, जबकि सुब्रतो राय कुछ दिनों तक जेल में रहे, अभी भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के। तो सुब्रतो राय के रहने या न रहने से सहारा इंडिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, वो नहीं रहेंगे, कोई दूसरा ओनर बनेगा, कोई दूसरा डायरेक्टर बनेगा। तो सुब्रतो राय की अलग आइडेंटिटी है और सहारा इंडिया की अलग आइडेंटिटी है। अब सुब्रतो राय ने जो भी पैसा लगाया सहारा इंडिया में, वो सहारा इंडिया का हुआ। अब सहारा इंडिया उससे शुरू करा। हम सुब्रतो राय के बुक में एंट्री नहीं करते हैं, हम सहारा इंडिया के बुक में करते हैं। तो चूंकि जो कैपिटल इन्होंने लगाया वो सहारा इंडिया के लिए लायबिलिटी हो गई, एक दायित्व हो गई कि सुब्रतो राय को देना है। तो इसलिए ये कैपिटल आपकी लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका हम कोई वीडियो बना देंगे जो डिटेल बता देंगे इसके बारे में। लोन एंड एडवांसेस, आपने बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई लोन लिया है, एडवांस लिया है, ये आपकी दायित्व है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को डेटर के रिवर्स यानी कि अपोजिट होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। लेनदार का मतलब जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमसे पैसा लेने वाला है, यानी कि जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदे हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। बिल्स पेबल, कोई भी बिल है, आप सामान खरीदे हो या बिजली का बिल हो सकता है या अन्य कोई बिल हो सकता है जिसको आपको पेमेंट करना है। पेबल, पे प्लस एबल से बना हुआ है ये पेबल। तो कोई बिल का भुगतान करना है हमको, वो हमारी दायित्व होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसी तरह कोई व्यय है जो अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि व्यय को हमें भुगतान करना है, यानी एक्सपेंसेस टू बी पेड आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि जो हमारे बैंक में बैलेंस है उस बैलेंस से ज्यादा, अगर बैंक ने हमें क्रेडिट की सुविधा दे रखा है तो अपने बैलेंस से ज्यादा हम पैसा निकाल लिए, उसको हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है बैंक अधिविकर्ष। अगला हम देखेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस के बारे में। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस में क्या आ जाते हैं, एक्सपेंस के बेसिक जो ये जितने भी लिखे गए वो एक्सपेंस के बारे में लिखे गए हैं। तो एक्सपेंस कौन कौन से हैं आपके, सैलरी एंड वेजेज, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन एंड इंटरेस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कन्वेंस और स्टेशनरी। अन्य भी इसके उदाहरण मिलेंगे लेकिन हमने समझने के लिए थोड़ा सा लिखा है। उसी तरह इनकम एंड गेन के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो इनकम एंड गेन के बारे में देखिए,
सैलरी एंड वेजेस जो यहां पे, इसी को अगर आपने यहां आपको पेमेंट करना था, लेकिन यहां पे जब आप रिसीव करेंगे तो आपकी इनकम के रूप में हो जाती है। जैसे सैलरी एंड वेजेस रिसीव्ड, यहां पे रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड किए हैं हम, खर्चा है, लेकिन वही रेंट अगर हम रिसीव्ड करेंगे तो हमारी इनकम हो जाएगी। कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारे इनकम्स हैं। तो इस तरह अकाउंट्स को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। अब इन 4 भागों को अगर हम ठीक से समझ गए तो फिर हमें अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और 4 बहुत इजी हैं, बिल्कुल आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिएगा, तो जो 4 ग्रुप में बांटा गया है उसका एक डायग्राम बना दिया गया। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेज और लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब इनमें रिलेशन देखेंगे। एसेट्स और लायबिलिटी का निगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि अपोजिट रिलेशन होता है। उसी तरह एसेट्स और एक्सपेंसेस का पॉजिटिव रिलेशन होता है, और लायबिलिटीज और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है, और एक्सपेंसेस और इनकम का निगेटिव रिलेशन होता है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। अब एसेट्स के बारे में देखिए कि कैसे इसका निगेटिव रिलेशन है लायबिलिटी से। तो अगर एसेट्स जैसे आपका कार हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, अगर आपके वहां कार खरीद के नई आई तो आपको कैसा महसूस होगा? डेफिनेटली खुशी होगी। आपको बहुत आनंद आएगा कि मेरे वहां कार आ गया, आपका नया मकान बन गया, आपको खुशी होगी। लेकिन इसके विपरीत आइए लायबिलिटीज में। बैंक का लोन आपका बढ़ गया, आप उधार माल खरीदे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इससे आपको दुख होगा। तो ये जब बढ़ता है तो आपको खुशी होती है, लेकिन जब ये बढ़ता है तो आपको दुख होता है। तो बिल्कुल अपोजिट है, इसके बढ़ने पे खुशी और इसके बढ़ने पे गम। अपोजिट रिलेशन हो गया। अब आइए एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। कोई भी एसेट्स विदाउट एक्सपेंस के उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे कार आपने खरीद लिया, अगर उसमें पेट्रोल आप नहीं डालेंगे तो कार काम करेगी? वो चलेगी? नहीं चल सकती। यानी कि कार का वजूद उसके पेट्रोल से है। जब कार खरीदेंगे तो आपका व्यय बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ना है। कार के साथ साथ आप पेट्रोल भी खर्च करना पड़ेगा। आप स्कूटी से चलेंगे पेट्रोल कम लगेगा, लेकिन कार से चलेंगे तो पेट्रोल आपका ज्यादा लगेगा। उसी तरह और बड़ी कार लेते हैं आप तो और पेट्रोल आपके खपत बढ़ जाएंगे। उसी तरह यदि मकान आप बनवाते हैं, छोटा सा 2 कमरे का मकान बनवाए तो रिपेयर, मेंटेनेंस इत्यादि पे कम खर्च आएगा। लेकिन अगर ये बड़ा मकान आप बनवा लेते हैं 10 कमरे, 12 कमरे का, तो डेफिनेटली आपका रिपेयर, मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि जब संपत्ति आपकी बढ़ रही है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा इन दोनों में रिलेशन आपकी पॉजिटिव रिलेशन होगा। When any assets will be increased, then your expenses also will be increases. According to assets, expenses will be increases. अब हम आते हैं एक्सपेंस में। आपके पास से पैसा जाता है, आपका पैसा बैंक बैलेंस कम होता है, आपका कैश बैलेंस कम होता है। लेकिन इनकम में आपके पास पैसा आता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है,
तो इसके चलते यहां से आपके एक्सपेंसेस से पैसे जा रहे हैं, लेकिन यहां इनकम में आपके पैसे आ रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों में निगेटिव रिलेशन हुआ। अब यहां समझिए, इसका ये दुश्मन हुआ और इसका ये दुश्मन हुआ, इसका ये मित्र हुआ, तो डेफिनेटली आपका मित्र का दुश्मन और इसका दुश्मन ये है, तो ये दोनों आपस में मित्र हो जाएंगे। इट मीन्स कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। ये दोनों चूंकि मित्र हैं, तो जब इनके मित्र हैं तो इनके दोनों ये दुश्मन हुए, तो ये दोनों में आपस में पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां देखिएगा, ये मित्र है तो इसका ये दुश्मन है, तो डेफिनेटली इसका भी ये दुश्मन होगा। मित्र का दुश्मन दुश्मन, तो इन दोनों में निगेटिव रिलेशन। सेम उसी प्रकार इन दोनों में भी निगेटिव रिलेशन मिलेगा। अगर इतना ग्राफ को आप समझ गए तो यहां से आपकी एंट्री करना बहुत आसान हो गया। अब आते हैं हम लोग एसेट्स को, केवल एक आप याद रख लेते हैं, इस एसेट्स को याद रख लेते हैं तो सभी इसी के अकॉर्डिंग पूरे के रूल्स याद हो जाएंगे। अब एसेट्स में इतने याद रखिए कि आपके वहां कार खरीद के आया, आपका मकान बना, तो आपको खुशी होती है और खुशी का साइन प्लस होता है। तो जब ये बढ़ेगा आपका, जब ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको खुशी होगी। साइन और साइन प्लस का साइन अकाउंट में डेबिट का होता है, डीआर होगा। यानी कि जब ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो जब ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो ये बढ़ेगा एक्सपेंस। तो चूंकि ये भी आपके इसका ये मित्र है, तो जो व्यवहार ये सेट्स करेगा डेफिनेटली वही व्यवहार आपका एक्सपेंसेस भी करेगा। दोनों आपस में मित्र हैं। तो अगर ये बढ़ने पे डेबिट होता है तो ये भी बढ़ने पे डेबिट ही होगा। क्लियर यहां तक? अब आते हैं हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में। देखिए, आपको केवल यही याद रखना, ये मात्र इसको आप याद रखते हैं तो सब आपको याद हो जाएगा। एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, तो उसी तरह जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो चूंकि इन दोनों में निगेटिव रिलेशन है, तो निगेटिव रिलेशन होने के चलते ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। तो जब ये बढ़ रहा है तो डेबिट, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। अब इसका मित्र ये है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो जब ये बढ़ रहा है क्रेडिट, तो डेफिनेटली ए भी बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? तो बहुत इजी है, केवल आपको एसेट्स के बारे में याद रखना है। एसेट्स बढ़ेगा तो हमें खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगा तो उसका प्लस साइन है, और प्लस का मतलब डेबिट होता है तो डेबिट होगा। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। उसी तरह एसेट बढ़ रहा है डेबिट, तो एक्सपेंसेस उसका मित्र है तो इसलिए भी डेबिट होगा। और इसका ये उल्टा होता है, यानी कि निगेटिव रिलेशन होता है, तो ये बढ़ता है तो डेबिट, तो ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। ये बढ़ने पे आपने देख लिया। अगर घटने पे करेंगे तो ये बढ़ रहा है तो डेबिट, से घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये भी घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ये घटेगा, बढ़ने पे क्रेडिट हो रहा है, तो ये घटेगा तो डेबिट हो जाएगा, और ये भी घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा रूल है आपका। इतना जान लेते हैं आप तो बहुत इजी में आप एंट्री कर लेंगे।